सो हेलो बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, केम छो, खमा खणी। तो आपकी जिद पे आप फिर से आए हैं आप लोगों के लिए आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर पे एक और नया लेसन लेकर के। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 के बारे में। मतलब फाइनली इतना आगे पहुंच गए अपन ना, मतलब छक्का मारा अपन ने। और आई होप सबका जो बैकलॉग है वो कंप्लीट हो गया होगा इतने दिन का ऑफ देने के बाद आप लोगों को। तो ये चैप्टर नंबर 7 का लेसन नंबर 2 है। ठीक है, देखो प्लस में लिखा है इस बार अपन ने, तो प्लस में 2 हमारा लेसन नंबर 2 है। आई होप अब सबको दिख रहा होगा। हम बात करें सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन के बारे में। ठीक है, जिसका हिंदी में मतलब होता है कणों का निकाय एवं घूर्णन गति। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस चैप्टर में अपने को क्या क्या पढ़ना है। मतलब एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करनी है, एक ऐसे निकाय के बारे में बात करनी है। इसमें एक नहीं, थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स एक साथ होंगे, कण एक साथ होंगे, और वो कोई एक ना एक निकाय बना रहे होंगे। ठीक है, कोई ना कोई एक सिस्टम बना रहे होंगे। तो वो चीजें अपने को यहाँ पे पढ़नी है। तो लास्ट क्लास में ऑलरेडी अपन दृढ़ पिंड यानी रिजिड बॉडीज क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ लिया, और रिजिड बॉडीज के मोशन कौन कौन से होते हैं पढ़ लिए। मैं आप लोगों को एक बार वापस रिकॉल करवा देता हूँ। ट्रांसलेशन मोशन यानी स्थानांतरण गति अपन ने पढ़ी है, रोटेशन मोशन यानी घूर्णन गति अपन ने पढ़ी है, उसके अलावा अपन ने रोलिंग मोशन यानी लोटनी गति भी पढ़ी है, और एक लास्ट अपन ने पढ़ा था प्रिसिशन मोशन जिसको अपन बोलते हैं पुरसरण गति। ये सारी चीजें अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ ली है। आज हमारा बहुत ही प्यारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और वो प्यारा टॉपिक आप लोग देखें उससे पहले एक बहुत प्यारी सी पिक्चर है। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, तो ये डायग्राम देखे तो कई बच्चों को समझ आ गया होगा। कभी कभी अपन किसी ऐसी पोजीशन में फंस जाते हैं जहाँ पे अपन ये सोचते हैं कि दिमाग की सुने या दिल की सुने। तो यहाँ पे बैलेंसिंग का ही काम चल रहा है, तो यहाँ पे कहीं आज हमारी जो कहानी है वो बैलेंसिंग के आसपास ही घूमने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं एक बहुत बड़े स्फीयर यानी गोले के ऊपर खड़ा हूँ, और गोले पे खड़े होने के बाद वो एक टांग पे नहीं शिव जी की ऐसे वो करते हैं, तो वो खड़ा होकर मैं इधर उधर झूल रहा हूँ। ठीक है, तो या तो दिल की सुनो या तो फिर दिमाग की सुनो। तो बैलेंसिंग वाला जो सारा फंडा है वो आज अपन पढ़ने वाले हैं कि द्रव्यमान केंद्र चीज क्या होती है और इसकी जरूरत क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं अपन ये सब। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट स्लाइड के साथ। डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखिए, सेंटर ऑफ मास जिसको अपन बोलते हैं, शॉर्ट में हम इसको यूज करके लिखेंगे सीएम। ठीक है ना, इसको शॉर्ट में अपन क्या लिखेंगे, सीएम, सेंटर ऑफ मास। ओ हटा देते हैं, कभी भी किसी का अगर हम शॉर्ट फॉर्म निकालते ना तो अपन ऐसे इस तरीके के प्रपोजिशन हटा देते हैं। तो सीएम शॉर्ट में इसको अपन बोलते हैं। लिखा क्या है, किसी पिंड अथवा कणों के निकाय में वह बिंदु जिसमें उसका संपूर्ण द्रव्यमान जो है केंद्रित हो। ठीक है ना, उस पूरे सिस्टम का या पूरे निकाय का, तो उसको अपन बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। जैसे पेंसिल है, अब पेंसिल में मैंने देखो बीच में इसको बिल्कुल यहाँ पे रखा है, हो गए रोल हो गई बेचारी। तो आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि ये देखो इस तरीके से बैलेंस हो गई। तो हम बोल सकते हैं इस पूरी की पूरी पेंसिल में इसका द्रव्यमान जो है इसके सेंटर वाले पॉइंट पे क्या कंसेंट्रेटेड है। बिल्कुल जो यहाँ पे इसका सेंटर वाला पॉइंट है ना, बिल्कुल इसका जो सेंटर वाला पॉइंट रहा होगा। अब यहाँ से थोड़ा द्रव्यमान ज्यादा है, ऐसे कम है, तो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया होगा। अदरवाइज अगर यूनिफॉर्म होती तो ये इस केस में यहाँ पे इसका पूरा का पूरा द्रव्यमान हम बोल सकते हैं केंद्रित है। ठीक है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे के पूरे सिस्टम का मास जो मतलब एक ही जगह आ गया। इसका मतलब ये है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि सारा का सारा द्रव्यमान उस बिंदु पर है। ठीक है, उस बिंदु को अपन बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। जैसे हमारी बॉडी का, इन ह्यूमन बॉडी का जो क्या बोलते हैं जनरली, जो प्रॉपर हेल्दी पर्सन होता है। ठीक है, मैं अपने आप को हेल्दी नहीं बोल रहा, तो जो हेल्दी पर्सन होता है उनका पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास जो होता है, द्रव्यमान केंद्र होता है, उनकी नाभि में कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, यहां से हमारा बॉडी का जो बैलेंस है वो हो पाता है। ठीक है, हम बोलते हैं ना नाभि जो है यहाँ से हमारी बैलेंसिंग होती है। कभी कभी जैसे हमारा फैट बढ़ रहा है, टमी बाहर निकल रहा है, तो ये बैलेंसिंग पॉइंट ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है और हम बैलेंस नहीं कर पाते अपने आप को। ठीक है, अदरवाइज ह्यूमन बॉडी का जो बैलेंस पॉइंट होता है वो नाभि के यहाँ पे होता है। तो बेसिकली वो पॉइंट है जहां पे उस पूरी बॉडी का द्रव्यमान क्या है, कंसेंट्रेटेड। हम ऐसा मान सकते हैं कि पूरी बॉडी का द्रव्यमान उस बिंदु पर मतलब केंद्रित है। ठीक है, तो उस पॉइंट को अपन बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। अच्छा, मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, दो अलग अलग चीज होती हैं। एक होता है आपका द्रव्यमान केंद्र और एक होता है आपका मतलब सेंटर ऑफ मास, और एक होता है गुरुत्वीय केंद्र जिसको अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो, द्रव्यमान केंद्र का मतलब है वो बिंदु जहां पे पूरी की पूरी बॉडी का द्रव्यमान केंद्रित हो। गुरुत्वीय पॉइंट का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष उस वस्तु का जो बिंदु होता है ना, जो गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष वो स्थिर हुई है। जैसे ये बॉडी है
है ना। अभी इसका द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वीय केंद्र दोनों एक ही जगह, क्योंकि बिल्कुल रेगुलर बॉडीज में द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वीय केंद्र एक ही जगह होता है। जैसे ये मैंने बैलेंस किया तो किसके सापेक्ष बैलेंसिंग हो रही है, गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष ना भाई। गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे की तरफ खींचना चाहता है, अगर एक तरफ से ज्यादा घूमूंगा तो नीचे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी बॉडीज में गुरुत्वाकर्षण केंद्र और द्रव्यमान केंद्र सेम पॉइंट पे हो सकता है, बहुत सारी बॉडीज में सेम नहीं भी हो सकता है। जनरली जो रेगुलर बॉडीज होती है, जो मतलब जो हमारे आसपास, जैसे ये रेगुलर है, बॉटल थोड़ी इरेगुलर शेप की है, सिलेंडर हुआ, क्यूब हुआ, मतलब आपका घन, शंकु, ये सब जो चीजें होती है ये रेगुलर होती हैं। ठीक है, तो इन सब का द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वीय केंद्र एक ही बिंदु पर होता है। लेकिन कोई अनशन शेप की बनी हुई है, कुछ कहीं से कहाँ निकल रहा है, कहीं से कहाँ निकल रहा है, तो उसमें द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वीय केंद्र अलग अलग जगह हो सकता है। ठीक है, हमारे सिलेबस में द्रव्यमान केंद्र गुरुत्वीय केंद्र नहीं है। ठीक है, आई होप इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। अब ये इसके बारे में जो मैं डायग्राम आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये तो कई बच्चों ने देखा होगा। अच्छा, इससे पहले देखो, ये मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोगों को दिख जाए। क्या बोल रहा है, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिसके परित पिंड के सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग 0 होता है। इस पॉइंट को भी छोड़ो, ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, घबराने की जरूरत नहीं। ये डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहता था। ये चिड़िया कई बच्चों ने देखी होगी कि भाई इसको है ना, इसकी चोंच को ऐसे फिंगर पे, अपन टिप पे जब ऐसे केंद्रित कर देते तो कहीं जाती नहीं है, गिरती नहीं, कहीं बिल्कुल फिक्स हो जाती है ना। मतलब इसका ये जो पॉइंट है ना, ये एक्चुअली जो इसका पॉइंट है, ये वाला, ये जो पॉइंट है, इसका द्रव्यमान केंद्र भी है और ये इसका गुरुत्वीय केंद्र भी है। गुरुत्वाकर्षण के अधीन में बिल्कुल सेंटर में खड़ी है और सारा का सारा इसका द्रव्यमान भी इस बिंदु पर केंद्रित है, तभी तो आराम से बैलेंस हो जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे आर्टिस्ट ना एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर, अजीब अजीब से शेप के पत्थर रख देते हैं। ठीक है, या फिर वो बॉटल्स एक के ऊपर ऊपर नीचे रख देते हैं और पूरा का पूरा सिस्टम बैलेंस। हम सोचते हैं ये कैसे हुआ, बड़ा पत्थर, एक छोटा पत्थर, फिर उस पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ है, फिर छोटा रखा, फिर बड़ा रखा है, मतलब बैलेंसिंग चलती है। आपने देखा होगा, होता है ना ऐसा, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसा करते हैं, छोटा पत्थर रखा, फिर इस पर बड़ा पत्थर बैलेंस कर दिया, फिर छोटा रख दिया, फिर बड़ा रख दिया, देखा होगा आप लोगों ने। तो ये जो है ना कमाल है उसके गुरुत्वीय केंद्र का, द्रव्यमान केंद्र का नहीं, क्योंकि हम एक्चुअली उसको गुरुत्वाकर्षण के अधीन रख रहे हैं। ठीक है, तो अगर बॉडी रेगुलर है दोनों एक बिंदु पर हो सकते हैं, अगर इररेगुलर है तो हो सकता है सेम हो भी या ना भी। ठीक है, चलो, तो आई होप सबको एक थोड़ा बेसिक आइडिया होगा कि है क्या द्रव्यमान केंद्र। अब यहाँ पे ये जो बात लिखी है ना कि किसी भी पिंड का जो भी द्रव्यमान केंद्र होता है वो बिंदु होता है जहां पे उसका कुल जो आघूर्ण होता है, द्रव्यमान आघूर्ण, वो उसका जो सदिश योग होता है वो 0 के बराबर होता है। इसका मतलब हम समझ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले अपन इससे कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, पहले की पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद उस टॉपिक पे वापस आएंगे जो लिखी थी नीचे लाइन, क्योंकि उसी से आज मैंने न्यूमेरिकल भी सॉल्व होने हैं और उसी से आज की कहानी भी आगे बढ़नी है। पर पहले की पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए पहला की पॉइंट क्या है, मैं यहां आ जाता हूं कि पहला की पॉइंट है, द्रव्यमान केंद्र पर भौतिक रूप से द्रव्यमान उपस्थित हो भी सकता है, नहीं भी। ये बहुत अजीब सी बात है ना, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। हम बोल क्या रहे हैं कि हो सकता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वो बिंदु है जहां पे उस वस्तु का कोई द्रव्यमान हो भी या ना भी। एक एग्जांपल देखो आप लोग, लाइन ड्रॉ हो गई, जैसे ये यहां पे आपको दो अलग अलग चीजें दिख रही होगी। मान लो डिस्क अंदर से पूरी फिल्ड है ना, हम मान के चलने खोखली नहीं है, बीच में से पूरी फिल्ड है। ठीक है, और यहाँ पे एक रिंग दिख रही होगी, हमें कोई इससे अच्छी रिंग नहीं मिली, या कड़ा वड़ा जो होता है, आप सबको पता है उसका पूरा का पूरा द्रव्यमान कहीं ना कहीं बिल्कुल उसके सेंटर में, बिल्कुल इसके सेंटर में कंसंट्रेटेड है। अगर ये यूनिफॉर्म है तो रिंग, कड़ा, उन सब का द्रव्यमान केंद्र जो होता है बिल्कुल सेंटर में होता है। रियलिटी में इस रिंग का कोई भी द्रव्यमान इस बिंदु पर व्यवस्थित है ही नहीं, कहीं लाई नहीं करता है, लेकिन फिर भी इसका द्रव्यमान केंद्र एक ऐसे बिंदु पर है जहां पर इसका कोई द्रव्यमान है ही नहीं। तो हम भी तो ये बोल रहे हैं। या दूसरी तरफ डिस्क देख लो, अगर मैंने उसको पूरा फिल कर दिया तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहीं ना कहीं बिल्कुल सेंटर में आएगा, यहां पे। तो ये जो हमें द्रव्यमान केंद्र मिला है, यहां पर इस डिस्क का द्रव्यमान एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, जबकि इस रिंग के केस में यहां पे इस रिंग का कोई भी द्रव्यमान एग्जिस्ट नहीं करता। सो हम यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि किसी भी वस्तु के लिए भौतिक रूप से ऐसा हो भी सकता है कि उसका द्रव्यमान, मतलब उस पर्टिकुलर चीज का द्रव्यमान वहां पे एग्जिस्ट करे भी या ना भी करे। ठीक है, तो द्रव्यमान बेसिकली वस्तु के अंदर भी हो सकता है और वस्तु के बाहर भी।
कहने का मतलब ये कि द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है और वस्तु के बाहर भी। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं। ये एल शेप की एल्यूमिना सबको दिख रही होगी। अब एक स्ट्रिप यहाँ है, एक स्ट्रिप यहाँ है, तो अगर आप इसका सेंटर ऑफ मास निकालने जाओगे तो यहाँ कहीं आएगा, इस जगह, यहाँ पे। अब ये इसके अंदर थोड़ी ना, ये तो इसके बाहर है। ठीक है, इसमें भी इसके बाहर था। तो द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान एग्जिस्ट करे, यहाँ हो सकता है एग्जिस्ट ना भी करे। ठीक है, तो ये सारी द्रव्यमान केंद्र के बारे में काफी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको जानना जरूरी थी। ठीक है, अब कुछ वस्तु हमारे सिलेबस में दे रखी है। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है बैक का। ये पीछे का आपका जो अभ्यास प्रश्न है उसका पहला प्रश्न है। मैंने प्रश्न लिखा नहीं है, पर अभ्यास का पहला प्रश्न ये। उसने अलग अलग वस्तुएं दी हैं और आपको बताना है किस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहां कहां होगा। तो पहली वस्तु उन्होंने दी है गोला। ये वृत्त नहीं है प्लीज, ये है गोला। तो आप सबको पता है गोला यानी स्फीयर के अंदर जो भी उसका सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पे होगा, बिल्कुल सेंटर, यहां पे। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है, इसका द्रव्यमान केंद्र जो है वो बिल्कुल सेंटर में है और वस्तु के अंदर भी है। सिलेंडर, एक बेलन, इसका द्रव्यमान केंद्र भी बिल्कुल सेंटर में होगा और साथ के साथ वस्तु के अंदर भी होगा। नेक्स्ट उन्होंने दी एक रिंग। तो रिंग का द्रव्यमान केंद्र सेंटर में तो होगा लेकिन ये वस्तु के अंदर नहीं है। उसने 2 क्वेश्चन पूछे, द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, ठीक है, और दूसरी बात वस्तु के अंदर होगा या बाहर होगा। द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल सेंटर में, इसमें भी बिल्कुल केंद्र में, इसमें बिल्कुल केंद्र में, लेकिन वस्तु के बाहर, वस्तु पे कहीं नहीं था। ठीक है, और लास्ट एक क्यूब। मैंने क्यूब ले लिया, बाकी उन्होंने क्यूब ही बोला है, घन बोला है। तो घन का द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल सेंटर में होता है। ये जरूर खेला होगा तुम लोगों ने, ठीक है ना। कई लोग मास्टर्स होते हैं, मतलब इसको फटाफट से क्यूब पजल्स को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, मेरे से तो नहीं होता, मैंने कोशिश करी पर मेरे से नहीं होता। तो इसका द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल सेंटर में लाया करता है, बिल्कुल इसके केंद्र में लाया करता है। ठीक है, तो इसका भी इसके अंदर ही है। तो ये 4 ऑब्जेक्ट हमारे सिलेबस में दे रखे थे। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। चलिए अभी वापस कुछ की पॉइंट्स आ रहे हैं, बचे हुए की पॉइंट्स देख लो आप लोग। नेक्स्ट की पॉइंट हमारे पास, द्रव्यमान केंद्र का संबंध द्रव्यमान से है जबकि गुरुत्वीय केंद्र का संबंध वस्तु के भार से है, यानी जब उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। सामान्य आकार की वस्तु के लिए गुरुत्वीय केंद्र और द्रव्यमान केंद्र एक बिंदु पर हो सकते हैं, लेकिन असामान्य वस्तु जो इरेगुलर बॉडीज होती हैं हो सकता है उनका द्रव्यमान केंद्र उस बिंदु पर जहां पे द्रव्यमान केंद्र है वहां पे गुरुत्वीय केंद्र हो या ना हो, श्योरिटी नहीं दे सकते। लेकिन मोस्टली जो रेगुलर बॉडीज होती हैं उसमें सेम ही होता है। नियमित आकार की वस्तुएं जिनका द्रव्यमान वितरण एक समान हो का द्रव्यमान केंद्र वस्तु के ज्यामितीय केंद्र या सममितीय केंद्र पर होता है। ज्यामितीय केंद्र या सममितीय केंद्र का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे ये था, हमें पता है ज्योमेट्रिकली इसका सेंटर यहीं लाया करेगा, हमें पता है इसका सेंटर ज्योमेट्रिकली इसके सेंटर में लाया करेगा, इसका ज्योमेट्रिकली सेंटर इसके सेंटर पे लाया करेगा, मतलब कहीं ना कहीं बिल्कुल इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे। अब जैसे बॉटल है, अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि ज्योमेट्रिकल वो क्या बोलते हैं सेंटर का मैं नहीं डिटरमाइन कर सकता क्योंकि रेगुलर शेप की है, यूपर से कुछ अलग है, नीचे से कुछ अलग हो गई, यहाँ से कैप का शेप कुछ अलग है, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है क्योंकि सम्मित नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। अगर सिलेंडर होता ना यूनिफॉर्म तो मैं बोल सकता था, जैसे स्टील की बॉटल आती है हमारी बिल्कुल वो होती है, ठीक है, और इसमें पानी भर दिया, अभी इसमें ऊपर आधा पानी भरा हुआ, नीचे नहीं, मतलब नीचे भरा हुआ है, ऊपर नहीं, आधी खाली है, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास नीचे के जाके वो हो गया होगा, फिक्स हो गया होगा, या मैंने उल्टा कर दिया, अब कहीं ना कहीं यहाँ पे आ गया होगा क्योंकि मोस्टली द्रव्यमान जो मोस्टली पानी वाला जो इसके अंदर लिक्विड वाला पार्ट है वो यहाँ आ गया, तो इसका कहीं ना कहीं द्रव्यमान के अंदर यहाँ पे शिफ्ट हो गया होगा। ठीक है, सो जो रेगुलर बॉडीज होती हैं उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी ज्यामितीय केंद्र और द्रव्यमान केंद्र एक ही बिंदु पर होता है, जबकि बाकी वस्तु में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति की वस्तु के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करती है, अधिक द्रव्यमान वाले भाग की ओर ज्यादा होगी, जैसे मैंने आपको समझाया। भाई द्रव्यमान के वितरण पे तो निर्भर करेगी, जैसे बॉटल में मैंने आपको समझाया था ना कि भाई यहाँ पे ज्यादा द्रव्यमान है, नीचे पानी भरा हुआ है, द्रव्यमान केंद्र कहीं ना कहीं नीचे होगा। उल्टा कर दूं, अब पानी नीचे आ गया, आप खुद ही देख लो, अपने आप ही अनबैलेंस्ड होने लग जाएगी, देखो, तो कहीं ना कहीं इसका जो द्रव्यमान जो है ना वो नीचे ज्यादा आ गया, तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास अब नीचे पहुंच गया होगा।
ठीक है, तो जहां ज्यादा द्रव्यमान वहां पे सेंटर ऑफ मास भी होने के चांसेस ज्यादा है। लास्ट, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निर्देश तंत्र की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। उदाहरण के लिए वलय का द्रव्यमान केंद्र उसके ज्यामितीय केंद्र पर ही होता है, चाहे निर्देश तंत्र कहीं पर भी हो। सिंपल से एग्जांपल समझाता हूं। मान लो ये पेंसिल है, मैंने अगर उसको यहां रखा है, मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे XYZ बने हुए, XYZ बने हुए, यहाँ पे रखा, मुझे पता है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। अब मैं उसको उठा करके किसी दूसरे निर्देश तंत्र में रख दिया, मतलब x एक्सिस y एक्सिस के सापेक्ष इसकी स्थिति परिवर्तित कर दी, तो क्या इसका मतलब ये है कि इसका द्रव्यमान केंद्र चेंज हो जाएगा? नहीं। वस्तु को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखने से या निर्देश तंत्र में उसकी स्थिति परिवर्तित करने से उसकी द्रव्यमान केंद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां द्रव्यमान केंद्र पहले था वो वहीं रहेगा। ये चीज हमारे काफी हेल्प करेगी लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र निकालने के लिए जनरली हम चीजों को सेंटर पे रख देते हैं, ओरिजिन पे, मूल बिंदु पे। अदरवाइज आपका जो द्रव्यमान केंद्र होता है उसको आप कहीं पे भी रखो, आप 5-5 की दूरी पर रखो, 0-0 पे रखो, 1-1 पे रखो, द्रव्यमान केंद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हम निकालेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा आपको। चलो अब अपन निकालते हैं दो कण निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र। अभी इससे पहले वो लाइन अब हमारे काम आएगी। हमने क्या बोला था? किसी भी निकाय के लिए जो द्रव्यमान आघूर्ण होता है, उसने क्या बोला था? किसी भी निकाय के लिए जो द्रव्यमान आघूर्ण का सदिश योग जो होता है, सदिश योग, वो 0 के बराबर होता है। ये उसने बोला था पीछे स्टेटमेंट में। वापस आप लोगों को पढ़ा देता हूं, पर इससे पहले मैं इसका लिख दूं आपको समझा के, फिर मैं आपको एक स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा ना, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो इसका क्या मतलब है। द्रव्यमान, किसी भी चीज का द्रव्यमान आघूर्ण कैसे निकालते हैं? जैसे सिस्टम है, इस सिस्टम ने दो छोटे छोटे समासेस रखे हैं, द्रव्यमान रखे हैं। पहला जो द्रव्यमान है वो ये रहा M1, ठीक है ना, 200 ग्राम 100 ग्राम या आपने जो भी लिया है। और दूसरा द्रव्यमान है M2, मान लो इसका भी कोई द्रव्यमान है। अब मान लो इसको x अक्ष पे रखा हुआ है कहीं, और x अक्ष पे इसकी स्थिति x1 है, इसकी स्थिति x2 है, ठीक है ना। मान लो भाई ये आपका ओरिजिन है। लेट मी गिव यू एन क्लियर एग्जाम्पल। मान लो ये आपका ओरिजिन है, ठीक है ना, आपका ओरिजिन है। मैंने एक वस्तु को उठा के यहां रख दिया, एक वस्तु को उठा के यहां रख दिया। इसका द्रव्यमान M1 है, इसका द्रव्यमान M2 है, तो कहीं ना कहीं इनका द्रव्यमान केंद्र इनके बीच में आएगा, ठीक है ना। वो इनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है कौन ज्यादा द्रव्यमान वाली है। अगर M2 ज्यादा होगी, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं खिसक जाएगा। M1 ज्यादा होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं खिसक जाएगा। दोनों बराबर होगी तो बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया ओरिजिन से इसकी दूरी कितनी है? x1, यानी मूल बिंदु से इसकी दूरी, और इसकी कितनी है? x2। तो बेटा इनका द्रव्यमान आघूर्ण कैसे निकालते हैं? इनका द्रव्यमान आघूर्ण इनके द्रव्यमानों को, इनकी जो भी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, मूल बिंदु से जो दूरी है, उनको गुणा करते हैं। तो M1 द्रव्यमान और मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है? x1, प्लस इसका द्रव्यमान कितना है? M2, मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है? x2, अपॉन इस सिस्टम का टोटल द्रव्यमान M1 प्लस M2। ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा XCM। XCM का मतलब इसके जो द्रव्यमान केंद्र है, जो सेंटर ऑफ मास है, उसकी पोजीशन, इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमें देगा ये, ठीक है। अभी जो हमने लिखा ना द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग 0 होता है, ये हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो भी अपन ने लिखा है ना, ये एक्चुअली द्रव्यमान आघूर्ण ही है, लेकिन सदिश रूप में नहीं लिखा अभी इसको, ठीक है ना। लिखा हमने, ये जो हमने लिखा है ना, इसका एक्चुअली द्रव्यमान आघूर्ण ही है। इसको शॉर्ट में अपन कैसे लिखते हैं? समीशन सिग्मा M I X I, I की वैल्यू 1 से लेके n तक। जिन बच्चों को लास्ट में पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि एक्चुअली हम क्या करते हैं, जैसे मान लो n है, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस M4 x4 प्लस अप टू Mn xn। ऐसे मान लो n कण है, n जोड़ते जाओगे और नीचे इसके कुल द्रव्यमान से आप डिवाइड कर दोगे। कुल द्रव्यमान, उनका जो भी द्रव्यमान है,
मान लो एक का 100 ग्राम है, एक का 200 ग्राम है, एक 300 ग्राम है, सबको जोड़ते जाओगे। न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये है इनके द्रव्यमान आघूर्ण की वैल्यू। अभी जीरो तभी होगा जब अपन इनका क्या करें, सदिश योग। अभी हम सदिश योग नहीं करें, हम सिंपल एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें क्या दे देगा, इसका सेंटर ऑफ मास यानी इनका द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो कणों के निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र निकाल सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज में हमने सिर्फ x को कंसिडर किया है। हो सकता है वो उसका y कोऑर्डिनेट भी हो, z कोऑर्डिनेट भी हो। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई दो कण है, ठीक है ना, और वो दो कण कुछ इस तरीके से रखे हुए, ये पहला कण, ये दूसरा कण। अब इस कण के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका द्रव्यमान है m1। ऐसे दूसरा कण है m2, इसके कोऑर्डिनेट है निर्देशांक है x2 y2, ठीक है। m1 और m2 इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनका द्रव्यमान केंद्र निकालना है। तो हम द्रव्यमान केंद्र x के लिए अलग निकालेंगे, y के लिए अलग निकालेंगे, और मान लो z भी आ जाए, मान लो इसमें मैं z भी चलो लिख देता हूं, एक ही बार में सबको खत्म करते हैं। तो मान लो मैंने इसमें z1 और लिख दिया और इसमें भी z2 और लिख दिया। तो हम x1 के लिए द्रव्यमान केंद्र, y1 के लिए द्रव्यमान केंद्र और z1 के लिए द्रव्यमान केंद्र अलग अलग निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, xcm यानी x सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट के लिए, x निर्देशांक के लिए क्या लिखेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 बटा m1 प्लस m2। अभी हम दो कणों के बारे में बात करें इसलिए दो कण लिखे हैं। 10 लिखे होते कुछ नहीं, सीधा सीधा 10 जोड़ देते हैं। 50 लिखे होते 50 जोड़ देते हैं। 1 करोड़ लिखे होते 1 करोड़ जोड़ देते हैं। ऐसे ही YCM अपन निकालेंगे, हो जाएगा हमारे पास m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही ZCM अगर हमें निकालना है तो m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। ये तीन हमने निर्देशांक निकाल लिए, x के लिए अलग, y के लिए अलग, z के लिए अलग। तो इस तरीके से हम द्रव्यमान केंद्र आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो हमने दो कणों के निकाय के बारे में बात करी। अच्छा, जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना तो अपन कैसे लिखेंगे द्रव्यमान केंद्र का, यहां कहीं मान लो आएगा, उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, xcm ycm और zcm, ठीक है ना। इस तरीके से लिखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि सिस्टम के अंदर 2 के बजाय 10 कण है, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल वही xcm किसके बराबर हो जाएगा, ये n कणों के लिए, n कणों के लिए। अगर आप सिग्मा के साथ कन्वीनियंट नहीं है, कई बच्चों को सिग्मा समझ नहीं आता है, आपको साफ बोल रहा हूं, कई बच्चों को सिग्मा में बड़ी परेशानी आती है। कौन सा सिग्मा, ये वाला, ये कोई परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं करना है अपने को। क्या करना है, अपने को लिखना है m1 x1 प्लस m2 x2 और जितने भी कण हैं आप सबको जोड़ के लिखते जाओ, और नीचे लिख दोगे आप ये हो गया, खत्म। कई जगह इस पूरे कॉमन ये जो नीचे लिखा है ना m1 m2 m3 mn, उसको शॉर्ट में लिख दिया जाता है m। m का मतलब इसका कुल द्रव्यमान, m का मतलब है इसका कुल द्रव्यमान, बड़ा वाला m का मतलब इसका कुल द्रव्यमान। ये जो है ना m1 m2 m3, इसकी जगह हम टोटल मास रख देते हैं सिस्टम का, ठीक है ना। ऐसे YCM में निकल जाएगा, ZCM में निकल जाएगा। अगर मुझे YCM लिखना है तो सेम तरीके से लिखूंगा, बस x की जगह y आ जाएगा। तो YCM हो गया m1 y1 प्लस m2 y2 एंड अप टू mn yn, और वही नीचे इसका टोटल द्रव्यमान। ऐसे z लिखना है तो अब z भी सेम तरीके से लिखोगे, ठीक है।
तो आई होप मेरी बात तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छे से फील आ जाएगा, ठीक है ना। कैपिटल एम का मतलब कुल द्रव्यमान। मान लो ये 100 ग्राम का है, 200 ग्राम का है, तो नीचे टोटल 300 ग्राम लिख देंगे, खत्म, सिंपल। ओके, अब जो मैं आपको समझा रहा था ना, वो जो आघूर्ण फागुण था, उसका सदिश योग 0 के बराबर था, उसको कैसे लिखते हैं। देखो क्या करा हमने वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, उसमें कोई भी दो द्रव्यमान रख दिए, m1 और m2, और इसका पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश उसको हमने बोल दिया r1 वेक्टर। ये दूसरा इसके स्थिति सदिश को बोल दिया r2 वेक्टर, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर हम इनका सदिश योग निकालेंगे, किसका, द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग, मतलब सिग्मा करेंगे m1 r1, चलो सिग्मा नहीं लगाते, डायरेक्ट लिखते हैं, सिग्मा को हटाओ, डायरेक्ट लिख के आपको बताते हैं, m1 और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर बटा m1 प्लस m2, ये 0 के बराबर होता है। वो ये बोलना चाहता था, सदिश योग करा ना, तो 0 के बराबर ये बोलना चाहता था। और ये हमारा RCM वेक्टर आया। मान लो यहाँ पे इसका कहीं आया होगा, जो भी हमारा सेंटर ऑफ मास आया है CM, वो यहाँ आया होगा, ठीक है। तो CM देखो, ये अपन ने जो R1 और R2 लिखा ना, ये R1 और R2 क्या बता रहे हैं। मान लो पहले के निर्देशांक थे x1, तो मैंने आप लोगों को पहले सिखा रखा है कि इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसे R2 कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, छोड़ दो ये चीज, अगर नहीं आ रही तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप सिर्फ इस पे फोकस करो, ठीक है ना, इन मेन फॉर्मूलों पे, बस और कुछ भी नहीं करना। बाकी न्यूमेरिकल आएंगे तो मजा आएगा और करने में। चलो तो एक बहुत प्यारा सा प्रश्न देखते हैं, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। माना कोई दो कण हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः 1 किलो और 2 किलो हैं, और एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं, इनका द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है। तो देखो कोशिश करो डायग्राम को इजी से इजी बनाने की। तो हम मान लेते हैं हमारे जो द्रव्यमान है उसमें से एक द्रव्यमान यहां रखा है, वो कितने किलो का, 1 किलो का, और दूसरा द्रव्यमान इससे 3 मीटर दूरी पर रखा है, सॉरी 2 मीटर, हाँ 3 मीटर ही है, 3 मीटर दूरी पर रखा है, ठीक है, और कितने किलो का है, 2 किलो का है। अब हमें निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास यानी इसका द्रव्यमान केंद्र। तो हमने क्या करा, पूरे के पूरे सिस्टम को उठा करके ओरिजिन पर रख दिया। मान लो दो बॉल्स हैं, वो एक पतली सी डंडी से अटैच है, डंडी का द्रव्यमान नेग्लिजिबल है ना उनके कंपैरिजन में, नगण्य है, उसको उठा के मैंने ओरिजिन पर रख दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर निर्देश तंत्र चेंज कर दो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस सिस्टम को उठा के आप ओरिजिन के बजाय कहीं और भी रख दोगे, द्रव्यमान केंद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी जो पोजीशन है ना पहले और दूसरे बॉल से वो सेम ही रहेगी। कहने का मतलब ये सिंपलिसिटी के लिए चाहे कोई भी क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आए उसको हमेशा ओरिजिन पे पटक दो, सबसे आसान। क्योंकि देखो इससे पहले वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी कोऑर्डिनेट क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट है 0 का, x एक्सिस पे ही है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया बेटा 0,0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, निर्देशांक 3,0। अब इतनी बात तो हमें यहाँ पे समझ आ रही है कि भाई YCM तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि y तो वैसे ही 0 है, तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, इसका XCM। XCM कैसे निकलेगा, पहले वाले का द्रव्यमान, पहले वाले का निर्देशांक प्लस दूसरे वाले का द्रव्यमान, दूसरे वाले का निर्देशांक अपॉन दोनों का कुल द्रव्यमान। पहले वाले का द्रव्यमान कितना है, 1 किलो, 1 किलो गुणा निर्देशांक कितना है x 0 प्लस दूसरे वाले का द्रव्यमान कितना है 2 किलो, 2 किलो प्लस गुणा इसका निर्देशांक कितना है 3 अपॉन इनका कुल द्रव्यमान कितना आया 1 + 2 यानी 3। तो आंसर आएगा 2 × 3 बटा 3, सॉल्व करा आ गया 2 मीटर। यानी हमें क्या समझ आया कि 2 मीटर क्या बता रहा है,
अब हमने जो सारी दूरियां ली है कहां से ली है, ओरिजिन से। तो सेंटर ऑफ मास जो है यानी हमारा द्रव्यमान केंद्र है वो भी हमें कहां मिलेगा, हमारे सेंटर से। तो सेंटर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। समझ आता है साफ साफ, जहां द्रव्यमान ज्यादा वहीं पे तो इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। तो यानी इस पूरे सिस्टम का मान लो 1 किलो है और ये आपका 2 किलो था। कंपैरेटिवली बड़ा बना देता हूं, थोड़ा फील आ जाएगा, है ना। तो इनका जो द्रव्यमान केंद्र होगा, अगर दोनों के बीच की दूरी 3 मीटर है तो यहां कहीं होगा, इससे 2 मीटर के डिस्टेंस पे, और ऑब्वियसली इससे कितना, 1 मीटर के डिस्टेंस पे। यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है ना। आई होप अब आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो गया होगा कैसे करते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन लिया ना बहुत ही इजी लेवल का था, बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन था। थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए अब हमें क्या दे रखा है। अच्छा, इस वाले केस में एक चीज ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर सारे द्रव्यमान किलोग्राम में है तो सब किलोग्राम में होना चाहिए, सब ग्राम में है तो सब ग्राम में होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, कोई जरूरी नहीं है, बस ध्यान रखना सब एक जैसे होने चाहिए। ग्राम तो ग्राम, किलोग्राम तो किलोग्राम, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। क्या बोला है, एक पिंड 2 कणों से मिलकर बना है। मतलब मान लो कोई एक सिस्टम है उसमें 2 ही कण हैं और उनके द्रव्यमान क्रमशः 4 ग्राम और 6 ग्राम है, ठीक है, और उनके निर्देशांक ये दे रखे हैं। तो यानी देखो डायग्राम प्रॉपर्ली बनाना मैटर नहीं करता है, बस पहले वाले का जो द्रव्यमान है m1 वो 4 ग्राम है और इसके निर्देशांक कितने हैं, 1, 4, -2। दूसरा वाला जो द्रव्यमान है तो ये 6 ग्राम और निर्देशांक कितना है इसका, 2, 3, 7। अब हमें इसका द्रव्यमान केंद्र निकालना है। तो अब क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट आ गए, x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, तो क्या करेंगे, x के लिए अलग करेंगे, y के लिए अलग करेंगे, z के लिए अलग करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं x। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, m1 का मान कितना है, 4। अच्छा सॉरी, अभी तो 2 ही गणा ना, तीसरे की जरूरत नहीं है, मैं फालतू तीसरा लिख दिया। 2 ही है ना अपने पास, तो मस्त रहो फिर तो, और बढ़िया ही है। सी क्या होगा, ठीक है, 4 और उसका x निर्देशांक, y नहीं x, 1 प्लस दूसरा कितना है 6, x निर्देशांक कितना है 2, कुल द्रव्यमान कितना है 4 प्लस 6, 4 एकम 4 प्लस 6 दूनी 12 बटा 10। तो 12 और 4 हो गया 16, 16 को 10 से आप डिवाइड कर दो तो आपको लगभग मिलेगा 1.6। ठीक है, ये पहला निर्देशांक। सिर्फ ICM निकालना है तो वही लिखेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, देखो m1 का मान कितना है, कहां गया, हाँ ये 4, y निर्देशांक 4 प्लस m2 का मान 6, इसका y निर्देशांक 3 और कुल द्रव्यमान नीचे एक साथ रख रहा हूं 10। ठीक है, 4 चौक 16 और 6 तिया 18, 16 प्लस 18 पॉइंट 10, तो हमारे पास आ गया 34 बटा 10। ठीक है, सॉल्व करा 3.4, कोऑर्डिनेट आ गया। इसे z भी निकालना है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी। वही लिखेंगे m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 का मान कितना है 4 ग्राम, निर्देशांक कितना है -2 ग्राम, प्लस m2 कितना है 6, निर्देशांक कितना है 7 अपॉन 10। तो माइनस का 8 प्लस 6 सत्ते 42 बटा 10। सॉल्व करो, 42 में से 8 को आप माइनस कर दीजिए, 42 में से आप 8 को माइनस कर दीजिए, आएगा 34 34.10। वाह, इसका भी निर्देशांक सेम ही निकला।
3.4, क्या बात है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया कोऑर्डिनेट क्या क्या है 1.6, 3.4, 3.4, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आई होप ये बात सबको क्लियर हुई होगी कि हमने कैसे कैलकुलेशन करी। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं इस तरीके के। ठीक है, अब थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो थोड़ा सा लेवल ना थोड़ा सा अप करेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एलिवेट करेंगे। तो आपकी एनसीईआरटी अभी तक जो मैंने जो क्वेश्चन कराया था ना बहुत ईजी लेवल के थे, अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया जाए, फिर इस क्वेश्चन पे चलेंगे जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एक्स्ट्रा ज्ञान क्या है, वो हमारे समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर। तो आपको जो समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, आप सब जानते हो उनकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ये मान लो ए, कहीं से लिख लो एबीसी, क्या ही फर्क पड़ना है। ठीक है, कहीं लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, बस एक प्रॉपर ऑर्डर आपको पता है। तो क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो अगर ये ए है, ये ए है और ये भी ए है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट। ठीक है, तो आप सब जानते हो कि अगर मैं यहां से इसके ऊपर एक लंब डालूं, परपेंडिकुलर डालूं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो उसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देगी। यानी ये a/2 हो गया और ये भी a/2 हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, इसकी ऊंचाई। ये क्या है a/2, ये क्या है a, तो कर्ण तो हो गया a, आधार हो गया a/2, क्या चाहिए हमने को, ऊंचाई। कैसे निकलेगी ऊंचाई, यानी हाइट का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। अच्छा, हम उसकी निकाल रहे ना तो माइनस लगा देते हैं सीधा सीधा। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है a/2 का होल स्क्वायर। अब कई बच्चों को ये एक्स्ट्रा ज्ञान ऑलरेडी पता होगा, जिन लोगों को पता है थोड़ा सा स्किप कर दो, और नहीं तो फिर देख लो। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 4, सॉल्व करा, एलसीएम आया 4, 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर 3a स्क्वायर बटा 4। h का मान निकालना है, h स्क्वायर का नहीं, h का। तो देखो 3 का रूट तो हमें आता नहीं है, तो रूट 3, a स्क्वायर का रूट कितना होता है a, और 4 का 2, तो हाइट कितनी आ गई, रूट में 3a/2। ये हमारे पास h की वैल्यू है। तो जिन बच्चों को निकालने में परेशानी होती है वो सीधी सीधी ऊंचाई याद कर सकते हैं, रूट में 3a/2, ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ज्ञान आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एक हमारा और चीज़ होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर बोलते हैं, लेकिन वो 12th क्लास में कभी काम आएगा तो उसमें बताएंगे। ठीक है, चलो अब अपन न्यूमेरिकल की तरफ चल सकते हैं। क्या है हमारा एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल जो उन्होंने बहुत भयानक दे दिया कि भाई एक समबाहु त्रिभुज है, इसके शीर्षों पर 3 कणों का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है। ठीक है ना। अच्छा, 3 इसके जो शीर्ष है ना, जो वर्टाइसेस हैं, जो कोने हैं, उस पर कुछ द्रव्यमान रखे हुए हैं, और जो द्रव्यमान रखे वो 100 ग्राम, 150 ग्राम और 200 ग्राम की। अच्छा, मैं बता देता हूँ, एनसीईआरटी सोल्यूशन में जो द्रव्यमान है वो यहाँ पे 100 ग्राम रखा है, यहाँ पे 150 ग्राम रखा है, और यहाँ पे 200 ग्राम रखा है। लेकिन मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, डायग्राम तो ऑब्वियसली नहीं बना पाओगा, और मान लो किसी बच्चे ने ऐसे नहीं लेकर के ऐसे ले लिया, या ऐसे 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 ले लिया, तो बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके उत्तर में मानता हूं परिवर्तन आएगा, लेकिन आपका आंसर फिर भी करेक्ट होगा। तो ये चीज के लिए बिल्कुल भी ना घबराएं कि उसने क्या बोला है कि भाई आपका भाई द्रव्यमान दिए हैं, उसने ऐसा डिफाइन तो नहीं करा ना कि सबसे ऊपर ये होना चाहिए, नीचे इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, अगर डायग्राम स्पेसिफाई बन के ऐसा आ जाए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोगों के पास सिर्फ क्वेश्चन आया, डायग्राम नहीं आया, तो आप फिर फ्री हो, आप चाहो तो 100 ग्राम को यहाँ रखो, 150 को यहाँ रखो, 200 ग्राम, उल्टा सीधा मत कर देना। अगर इसको A मान रहे हो, इसको B मान रहे हो और इसको C मान रहे हो तो ऐसे ठीक है। अगर मान लो इसको A बोला, इसको B बोला, इसको C बोला, तो आपका 100 यहाँ पे आएगा, 150 यहाँ पे आएगा, और ऑब्वियसली थर्ड 200 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो वो आप अपनी इच्छा से मान सकते हो। बट
अगर गिवन है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, आप कहीं और भी मानो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो हमें इसका द्रव्यमान केंद्र निकालना है और इसकी हर भुजा की लंबाई 0.5 मीटर है। तो ये भी 0.5 मीटर, ये भाई साहब भी 0.5 मीटर और ये भाई साहब भी 0.5 मीटर। तो बेटा हमें 3 द्रव्यमान तो मिल गए, उसमें तो कोई परेशानी नहीं। अब हमें निकालने पड़ेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक। उससे पहले इसको हम एक उस पर रख देते हैं, है ना। इसको डायग्राम को तो आई होप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। ऐसे करते हैं, इसको ना नए पेज पे करते हैं। अरे पूरा ही रब हो गया चलो इसी पे कर लेते हैं। अब रब हो ही गया तो अब कुछ हो भी नहीं सकता। तो मान लो इस तरीके से आपने इसको ओरिजिन पे रखा, है ना। मैंने हमेशा बोला है चीजों को ओरिजिन पे रख दो, ठीक है। तो पहला जो हमारा द्रव्यमान है m1, वो कितना हमारे पास, वो है 100 ग्राम। बच्चों आप एनसीईआरटी में करा वैसे ही करा रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। आप फिर कह रहा हूं अपनी इच्छा से चेंज कर सकते हो, बस ऑर्डर मेंटेन रखना एबीसी का, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा सीधा मत कर देना बस। ये m2 और यहां उसने m3 दे रखा है 200 ग्राम, ठीक है। अभी थोड़ा पीछे वापस ज्ञानबाजी करने के लिए चलते हैं। हाँ, अगर इसके कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए होते, मान लो यही मैंने ओरिजिन पे रखा है, इसकी भुजा कितनी है a, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाते हैं, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना, 0,0। अच्छा ये देखो x अक्ष पे ही है, कितनी दूरी है a, तो b के कोऑर्डिनेट कितने हो जाते हैं a,0। y तो है ही नहीं, x अक्ष में कितना है सिर्फ a, इसलिए सिर्फ a लिख दिया अपन ने। अब सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला, ये भाई साहब को थोड़ा सा अपने को इज्जत देनी पड़ेगी। तो ये भाई साहब देखो, ये वाले कोऑर्डिनेट चाहिए हमें इसके, यही तो है इसके कोऑर्डिनेट। तो देखो बेटा ये वाली जो दूरी है ना, ये इसका x कोऑर्डिनेट देगी। अभी दूरी कितनी है देख लो आप खुद, कितनी है a/2, और ये वाली y अक्ष की दूरी है, और ये भी अपन ने निकाली कितनी, √3/2a। यानी इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, निर्देशांक जो आएंगे वो क्या आएंगे, a/2 √3/2a। ये इसके इस पॉइंट के निर्देशांक है, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से निकाले। मैं एक बार वापस बता देता हूं, इसके निर्देशांक निकालने थे ना बी वाले के, सिंपल था a,0 क्योंकि y अक्ष ही नहीं। थर्ड वाला अलग था, x अक्ष में कितनी दूरी है a/2 और y अक्ष में दूरी कितनी है √3/2a। बस इस क्वेश्चन में इतना ही समझना था, बाकी कुछ है ही नहीं। एक बार निर्देशांक आ गए, द्रव्यमान दिया हुआ है, उसके बाद तो यार तुम मतलब मास्टर हो गए हो, आराम से कर लोगे, ठीक है। तो इसके निर्देशांक 0,0, इसके निर्देशांक देखो इस बार कितनी दे रखी है 0.5, तो हो गए 0.5, 0। अच्छा अगर आप 0.5 के साथ फैमिली वो नहीं हो ना, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप 1/2 कर दो उसको, तो आसानी रहेगी, ठीक है। आप 1/2 भी ले सकते हो, तो मैं 1/2 ले लेता हूं ताकि वो कुछ बच्चों की परेशानी दूर हो जाए। 1/2, 0। थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला था हमारा a/2 और √3/2a। तो a/2 मतलब a का मान कितना है 1/2, इसका और आधा कर दो, कितना आएगा 1/4, और √3/2a, √3, चलो इसको नाम दे देते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो a क्या हमारे पास है 0,0, b के 0.5, और तीसरे वाले के अपन ने क्या लिखे थे a/2, √3/2a। a की जगह रखो 1/2, 1/4, और कॉमा a की जगह कितना है 1/2, तो √3/4, है ना। ये 1/2 और ये 1/2 गुणा हो गए, तो मैं यहाँ पे सीधा रख रहा हूँ, है ना। अब मैं फिर अब ज्यादा मगजमारी नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा रख रहा हूँ। हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट, इनके द्रव्यमान 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, सब ग्राम में मस्त रहो। ये
100 ग्राम, ये 150 ग्राम, और ये M3 200 ग्राम। ठीक है ना, ये तीन हमारे पास आ गए, बस निकालना है। मैं एक्ससीएम निकाल देता हूं पहले यहाँ पे। तो अब हम लिखेंगे M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, तो M1 देखो कितना है 100 ग्राम, इसका x निर्देशांक 0, प्लस यह है 150 ग्राम, x निर्देशांक आधा, और प्लस 200 ग्राम, x निर्देशांक ये रहा 1/4, और नीचे सबका योग 100 और 150 हो गया 250, 250 में और 200 और जोड़ दो 450। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में देखूंगा। 2 से 150 को काटा 75, ये 4 पंजे 20, तो हो गया 50, तो 50 और ये हो रहा हमारे पास 75, 50 और 75 हो गया 125, और डिवाइड में कितना है 450। वापस लिख देते हम। देखो यहाँ पे आ रहा था भाई, आगे वाला तो 0 हो गया, यहाँ पे आ रहा था 200 गुणा 1/4, और नीचे आ रहा था 450, तो इसको इससे काटा 75 बार, और ये 50, सॉल्व करा, ये हो गया हमारे पास 125/45, मतलब 450। ठीक है, 5 से कट रहा है, काट दो, तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 9 45, और 5 दूनी 10, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। इतना सा लिख के अपन छोड़ देंगे। ठीक है, किसमें, मीटर में। इसे YCM निकालना है। ठीक है, M1 कितना था, M1 था 100, देखो ये तो 0, ये तो 0 है, तो गया, बचा कौन, सिर्फ ये वाला। फिर भी पूरा लिख के बता देता हूं मैं, 100 M1 कोऑर्डिनेट 0 प्लस 150, इसका y कोऑर्डिनेट भी कितना है 0, प्लस 200, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है √3/4, और अपॉन इन सबका योग। ठीक है, देखो जो 0 वाली टर्म है तो वैसे ही कट जाती है, तो इसमें एक बेनिफिट तो ये होता है ओरिजिन में रखने का, 0 0 कट जाता है। तो देखो क्या है हमारे पास, इसको सॉल्व करा, वही 50 बार कैंसिल हो रहा है, 50 450, और ये √3, 5 नाम 45, तो आंसर आया √3/9। जेड तो है ही नहीं, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए, XCM और YCM के सेंटर ऑफ मास है ना ये। एक आया हमारे पास 25/92 मीटर, कॉमा √3/9 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। ये लो, हो गया बहुत आसानी से। तो आई होप सबको द्रव्यमान केंद्र क्या चीज होती है और कैसे निकालते हैं वो समझ आ गया होगा। अच्छा, ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी द्रव्यमान केंद्र थोड़ा सा आगे और है, अभी थोड़ा इंटीग्रेशन और आएगा। कुछ बच्चे तो सुन के डर गए, नहीं तो डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। चलो तो बच्चों, आज की क्लास के लिए अपन इतना ही वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर से मिलेंगे, जहां पे इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक था द्रव्यमान केंद्र और उसकी गति वाला, तो नेक्स्ट क्लास में अपन वो टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, और नाइट में वीडियो देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, सुबह देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून, सब कुछ। ठीक है, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी की क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।